हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी थी। शायद आपने ट्राई किया होगा। सवाल ये था कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं 30 न्यूटन और 40 न्यूटन, तो उस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक। अब देखो इधर फोर्सेस के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को थोड़ा सोच पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा पहले आपने नहीं किया हुआ है। लेकिन यही सवाल अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात होती, अगर मैं आपसे बोलता कि एक ब्लॉक के ऊपर या एक बॉडी पहले चलती है 30 मीटर और फिर चलती है 40 मीटर परपेंडिकुलर टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक। ये दोनों फोर्सेस भी क्या हैं बच्चों, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए अब इस समय पे इस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बहुत आसानी से यू कैन से कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, 50 मीटर होगा। तो अगर 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर और 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर का सम 50 मीटर होगा, तो इस 30 और 40 का रिजल्टेंट भी 50 होगा। ठीक। दिस इज द वे ऑफ एडिंग वेक्टर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक। उसमें इसी चीज के बारे में बात होगी। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं वैसे हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक। चलिए अब आज की क्लास में प्रीवियस क्लास के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। ठीक। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस लेते हैं। इस बार मैं बोलता हूं कि मान लीजिए एक ऐसा केस हो जिसमें एक पर्सन पहले चलता है ए इधर, फिर चलता है बी इधर, किसमें ए वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए बी इधर। आपसे कोई पूछे कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। जहां ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारा आंसर किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ए और बी के रिस्पेक्ट में आएगा। क्या उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी है, बताओ होगी क्या? एब्सोल्युटली नहीं। इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी नहीं होगी। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए प्लस बी होगा। लेकिन पहले एक पर्सन ए इधर गया, दिख रहा है आप लोगों को, और फिर बी इधर गया। अगर ये बोला जाए बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है इनिशियल पॉइंट, दिख रहा है आपको, और फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और जैसे कि मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो कितना मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन किधर है, इस एरो के लॉन्ग। क्या इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस साइड की लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं? और हमारा आंसर आना चाहिए ए, बी और थीटा के रिस्पेक्ट में। हमारा आंसर किसमें आना चाहिए, इस प्रश्न में, उसमें क्या होना चाहिए, ए, बी और थीटा होना चाहिए। ठीक। चलो फिर से अपने आप बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के इस सवाल को सॉल्व करो और बोलो कि इस साइड की लंबाई कितनी होगी। अपने आप पॉज करो वीडियो को और फिर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ए, बी और थीटा के टर्म में आना चाहिए। ठीक। अब इस सवाल को करने के लिए बच्चों हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ेगा, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या है, वो ये है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये साइड x है
और ये साइड y है जो कि उसकी हाइट है, ये बेस है, और हाइपोटेनस l है। आपको क्या मालूम है cos थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर, जो इस केस में y है, अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा l cos थीटा। y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा l sin थीटा। नहीं बोलो? तो अगर मुझे हाइपोटेनस की लंबाई मालूम है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मुझे हाइपोटेनस की क्या लेंथ मालूम है, तो उस हाइपोटेनस के से थीटा एंगल बनाने वाला जो साइड होगी उसकी लंबाई होगी l cos थीटा, इसकी लंबाई होगी l sin थीटा। ठीक, इस फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही क्रूशियल फैक्ट है। यही चीज यूज होगी किसमें? जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो सिंपली बात यहां ये हो रही है, आपके सामने कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये साइड l है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के साथ में जो साइड है उसकी लंबाई l cos थीटा होगी, इसकी लंबाई l sin थीटा होगी। इस बात को याद रखेंगे तो बोलो, ये बात याद रहेगी। बहुत ही क्रूशियल बात है, जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखेंगे तो इस फैक्ट का यूज करना पड़ेगा हर बार। ठीक, चलो अब ये बात क्यों की गई? क्योंकि इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में आपसे बोला गया था कि अगर ये साइड A है, ये साइड B है, ठीक, तो इस साइड की लंबाई कितनी होगी? C। ठीक, क्या यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं? डायरेक्टली नहीं, क्योंकि A और B के बीच में एंगल थीटा 90 नहीं है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, ये A, ये B और ये L, ठीक, तो उस कंडीशन में L नो डाउट L स्क्वायर किसके बराबर होता? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है ना। लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ कोई और तरीका है। हमारे पास ट्रायंगल में किसी साइड के लेंथ निकालने की प्राइमरीली एक ही तरीका है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। सब कुछ वहीं से निकल के आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस साइड को एक्सटेंड करके, तो अब क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? इस राइट एंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बाहर, इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस ही तो C है। मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? एक और आपको यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला है ना। इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस कितनी है? B। मैंने क्या बताया था? अगर किसी ट्रायंगल की हाइपोटेनस B है तो उस हाइपोटेनस से थीटा एंगल बनाने वाली साइड कितनी होगी? B cos थीटा होगी। और परपेंडिकुलर साइड कितनी होगी? B sin थीटा होगी। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक्स नहीं? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो आप। इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? बेस है A प्लस B cos थीटा। बोलो क्यों? क्योंकि ये साइड यहां से यहां तक कितनी है? B cos थीटा। और इसकी हाइट कितनी है? B sin थीटा, है कि नहीं? अब नाउ कैन वी अप्लाई क्या? पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। C तो वही है ना? कैसे? तो C कितना हो जाएगा? C स्क्वायर हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। A प्लस B cos थीटा कैसे आ रहा है? अच्छे तरीके से इस बात को समझना है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की लंबाई A है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई B cos थीटा है। तो कुल मिलाकर लंबाई कितनी होगी बच्चों? A प्लस B cos थीटा।
प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वाली साइड हो गई। इससे क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। लेकिन हाँ, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया है कि नहीं? अब क्या किया जाए? देखो, इसमें आप देखोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर को अगर कॉमन लिया तो क्या अंदर आ गया बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। What is cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? मालूम होगा आप लोगों को ना। तो कितना आ गया? सी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यह आ गया सी का फॉर्मूला। जो थर्ड साइड ट्रायंगल की बनी, ठीक है बच्चों, उसकी लंबाई कितनी होगी? अगर इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई b है, और ध्यान दो उधर बाहर वाला एंगल थीटा है इस कंडीशन में, तो जो थर्ड साइड बनेगी उसकी लंबाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगी। अब सुनो, यही फॉर्मूला वेक्टर एडिशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है ये फॉर्मूला कहां से आया है ना। जब भी मुझे वेक्टर को ऐड करना होगा तो यही फॉर्मूला ऐड क्या यूज करना होगा? बस एक ही मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। आपको दो वेक्टर्स दे रखे होंगे ए और बी, और अगर उनके बीच में एंगल थीटा दे रखा हो तो उनका नेट या रिजल्टेंट या टोटल किसके बराबर होगा? बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, अभी फिलहाल के लिए इस एक मेन बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, फिर हम और भी केसेस करेंगे, है ना, और भी तरीके सीखेंगे वेक्टर को ऐड करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मेरे पास एक बहुत सिंपल सा रेडीमेड फॉर्मूला आ गया। वो क्या? कि जब भी मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करने को बोला जाएगा ए और बी, तो मैं उनको ऐड करने का क्या तरीका लगाऊंगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा उनका रिजल्टेंट या नेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। ठीक, चलो बस इसी बात पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बिफोर दैट यहां पे बात कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ये क्या आया था? कोई नई चीज नहीं है, यही तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। क्या? इसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखते हैं। अगर एक आदमी पहले जाता है ए, इफ ए मैन गोज बाय ए, ठीक, एंड देन ही गोज बाय बी, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? क्या डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी हुई? नो, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ए की टेल, जहां से ए स्टार्ट हो रहा है, से बी के हेड की दूरी, ये हुई इसकी डिस्प्लेसमेंट सी। ठीक, अभी तक हम इतनी देर से ये तो काम कर रहे थे बच्चों, है ना। जिस तरीके से दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हैं, उसी तरीके से किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा। जिस तरीके से दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया जा रहा है, उसी तरीके से किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा। ठीक, तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसे दो वेक्टर्स दे रखे हैं, पूछा जाए कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आप बोलोगे सी किसके बराबर होगी? अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, अभी फिलहाल के लिए मैं सी स्क्वायर होगा तो सी कितना हो जाएगा? सी इसका अंडर रूट हो जाएगा। अभी मैं उसके नोटेशन पे नहीं जा रहा हूं, वेक्टर के नोटेशन पे नहीं, क्या हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक,
अभी प्राइमरी हम लोग एक बेसिक सेंस ले रहे हैं कि वेक्टर्स को जब भी वेक्टर क्वांटिटी को डील करना होगा उनको ऐड कैसे किया जाएगा, ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करके किया जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है, ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे, ताकि एक बार इस फॉर्मूले को आप इंटरनलाइज कर दो, ठीक। पहला एग्जांपल ये करते हैं, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सवाल क्या है, एक आदमी चलता है 10 मीटर इधर और फिर 10 मीटर इधर 60 डिग्री एंगल पर, ठीक। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। क्या आप बोलोगे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स हुई? बोलो नहीं बच्चों, अब तो इस बात को समझ में आ रही होगी ना इतनी देर से। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स नहीं हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर्स है, डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर्स है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज नहीं होती। डिस्टेंस ट्रेवल एक्चुअल वो लेंथ होती है जितना उसने ट्रेवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट होती है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी। यहां से वो स्टार्ट करता है और यहां पे वो खत्म करता है, तो क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गई c। अब इस बात को अगर वेक्टर के टर्म्स में बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक, प्लस 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी। और c कितना होगा बच्चों, अभी जस्ट बात किया था। फिलहाल के लिए फॉर्मूले से निकालते हैं सारे रिजल्ट को। c कितना होगा, c बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। a कितना है, a 10 है, b कितना है, b 10 है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ बस क्या करें, वैल्यूज पुट करें। a कितना है, a पहली वाली डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 10, b कितना है 10, 2 10 इंटू 10, a और b दोनों 10 है, इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, याद कर लीजिए। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक। कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये भी 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर। सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10√3 आएगी। तो अब अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्या बोलोगे आप, 10√3 ना कि 20। बेसिकली यहां पे थोड़ी ज्योमेट्री ही तो है बच्चों। इस साइड की लंबाई 10, इस साइड की भी लंबाई 10, तो सवाल यह है कि इस साइड की लंबाई कितनी, 10√3, ठीक। ज्योमेट्री से ये बात हमें मिल गई कि उसकी जो थर्ड साइड होगी, अगर इनके बीच में एंगल 60 और 60 है, उसकी लंबाई 10√3 होगी, ठीक। कुछ आया समझ में, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, तो और बेटर समझ में आएगा। अगला सवाल फिर से वही सवाल है डिस्प्लेसमेंट का। पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर कॉन्सेप्ट्स को और डीप में पढ़ेंगे, ठीक। फिर से सवाल कि एक आदमी पहले चलता है 10 मीटर और फिर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उससे 120 डिग्री एंगल फिर चलता है 10 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। कैसे करेंगे इस सवाल को बच्चों, इस बार इस बात का ध्यान देना है कि इनके बीच में जो एंगल है वो 120 क्या डिग्री लेना है। अभी हम लोग एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में और
बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 लेना है, ना कि 60 लेना है। ठीक, अभी बस इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, मान जाइए कि हाँ 120 लेना है, इस केस में 120 लेना है। ठीक, तो मुझे बताइए क्या उसकी डिस्टेंस, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल तो 20 मीटर हुई, ये बात तो एकदम सही है। नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हुई? नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुई ये वाली लंबाई, दिख रही है आप लोगों को साफ साफ ये c। क्या हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आंसर इज यस, उस फॉर्मूले से जो भी इसके बारे में बात किया गया था। c का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। a स्क्वायर कितना हो गया? 10 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो गया? 10 का होल स्क्वायर, ये भी 10 है, प्लस 2 इंटू ए भी 10 है, b भी 10 है, और cos 120 की वैल्यू मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम होगी, याद कर लो, -1/2 होती है। cos 120 की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो कोई चिंता करने की बात नहीं, मैथ्स में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल में। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक बच्चों, अगर यहां रखा -1/2 क्या हो गया? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10 आ गया। उसकी डिस्प्लेसमेंट से 10 मीटर तो आई। ये बात भी कैसे निकल के आई? उस फॉर्मूले से निकल के आई। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो ठीक, कुछ समझ में आ रहा? चलो थोड़ा सा और प्रॉब्लम को चेंज करते हैं और अब आते हैं फोर्सेस के बारे में। इस बार मुझे डिस्प्लेसमेंट्स को नहीं, मुझे फोर्सेस को ऐड करना हो। देखो बच्चों, चाहे फोर्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन हमेशा उसी तरीके से होगा जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। तो इस 30 न्यूटन और 40 न्यूटन का सम, जैसे कि बात हो चुकी है, क्या 70 नहीं होगा, क्योंकि इनका सम कितना होगा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इनके बीच में एंगल कितना है। इनके बीच में कितना एंगल है? इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। तो सिंपल लगाओ फॉर्मूला, इनका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है वैसे किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना है। a कितना है? a है 30, b कितना है? b है 40, 2 इंटू 30 इंटू 40, और एंगल कितना है? एंगल है 90, और cos 90 कितना होता है बच्चों? cos 90 होता है 0। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। कुछ समझ में आया? आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक, कि कौन सा वेक्टर है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर मुझे ऐड करना होगा तो हर बार इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं मैं। ठीक, क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। हाँ, मुझे उन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल मालूम होना चाहिए। अगला एग्जांपल लेता हूं। इस बार दो फोर्स लग रहे हैं 40 और 40, अगेन 90 डिग्री एंगल पे। तो बताइए इनका नेट कितना होगा? इनके बीच में कितना एंगल है? इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का। तो सिंपली क्या बोलो? नेट फोर्स होगा, cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। नेट फोर्स होगा अंडर रूट ऑफ 40 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। आगे के टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसमें 0 है ऑलरेडी। नहीं,
नेट कितना हो जाएगा? नेट हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, थर्ड टर्म आएगा नहीं, सिंपली ये 40√2 हो जाएगा। समझ में आई बात? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 40 नहीं होगा, 40√2 होगा। बोलो। अब जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं 10th क्लास से, तो उनको बहुत टाइम लगता है इस बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए। उनसे 10 बार पढ़ाने के बाद भी बोलो तो बोलते हैं 40 और 40 का सम 80 होगा। नहीं भाई, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके एडिशन करने का तरीका, जब भी आपको एडिशन करना हो तो इस फॉर्मूले को लगा के एडिशन करना है बस। ठीक, समझ में आ रही बात? अगला एग्जांपल लेते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं 40 और 40, इस बार इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो क्या ये वही वाला केस है क्या? नहीं, ये वाला केस नहीं है। इस बार इनका रिजल्टेंट या इन दोनों फोर्सेस का असर कुछ और होगा। इनके बीच में कितना एंगल है फोर्सेस के बीच में? 60 डिग्री का। तो अगर मुझे चाहिए इन दोनों फोर्सेस का नेट, क्या किया जाएगा बच्चों? 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 40, क्या लिख रहे हैं? 2ab इंटू कॉस 60 का अंडर रूट। कॉस 60 होता है 1/2। इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करो, कितना मिल जाएगा? 40√3। जब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री था इससे पहले वाले केस में, ठीक, जब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री था इससे पहले वाले केस में, तो क्या आ रहा था इनका सम? 40√2। जब इन्हीं फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो क्या आ रहा सम? 40√3, है ना? और अगर इनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो इनका सम कितना आएगा? क्या इस सवाल को अपने आप कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ फिलहाल के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज डालना सीखना है। कितना एंगल है? 120, और cos 120 कितना होता है? ये होता है -1/2। तो इन दोनों फोर्सेस का नेट कितना हो जाएगा? 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 40 इंटू कॉस 120 -1/2। सॉल्व करो इसको और सिंप्लीफाई करो। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 40 इंटू 40, 40 स्क्वायर माइनस के साथ में इस 40 स्क्वायर से गायब हो जाएगा। कितना बचेगा? 40 न्यूटन ही बच जाएगा। समझ में आ रही बात? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो 40 के बराबर ही होगा। अगर उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो 40√3 होगा। अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है तो 40 होगा। अगर उनके बीच में एंगल 90 है तो 40√2 होगा। तो जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक, या दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो सिर्फ उनके बीच में उनके मैग्नीट्यूड नहीं, उनके बीच के एंगल की भी इंपॉर्टेंस होगी बच्चों। लास्ट सवाल लेता हूं आपको करने के लिए होमवर्क, ठीक, जो कि बहुत सारे बच्चे फटाफट कर लेंगे। अब पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स? दो पार्टिकल्स कौन से हैं? एक 4 kg का 6 kg, दिख रहा है आप लोगों को? 4 kg वाला पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है इधर, और 6 kg वाला पार्टिकल जा रहा है 1 मीटर सेकंड की स्पीड से ऊपर। तो पूछा क्या, बताइए इनका टोटल मोमेंटम कितना होगा? बाय द वे, मोमेंटम के बारे में सबको आइडिया होगा। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं मास इंटू वेलोसिटी से, ठीक। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? 8 kg मीटर पर सेकंड होगा, 4 × 2।
इसका कितना मोमेंटम होगा? 6 इंटू 1 6 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम में क्या करते हैं हम लोग? मास इंटू वेलोसिटी करते हैं, ठीक। अब मैं पूछूं, बताओ इन दोनों का कुल मिलाकर कितना मोमेंटम है? सिंपल सा, 8 + 6 का सम 14। टोटल मोमेंटम कितना होगा? 14 kg मीटर पर सेकेंड। यही सवाल था, कितना बेसिक सवाल था, नहीं? लेकिन ये गलत है बच्चों, इसका आंसर 14 नहीं है, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप उसको एल्जेब्रिकली नहीं कर सकते हो ऐड। तो इस सवाल में अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों का टोटल मोमेंटम बताओ, तो नो डाउट इसका मोमेंटम 8 इधर, इसका मोमेंटम 6 इधर। 8 + 6 अब 14 नहीं होगा वेक्टर्स में। यही आपको करके आना है, इसका आंसर लिखना है कमेंट में अगर आपने कर लिया अपने आप, ठीक। डे 3 में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके देन।